हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ड्रोन हमले से निपटने के लिए वायुसेना ने शुरू कर दी है ये बड़ी तैयारी। जी हां दोस्तों, अब वो खरीदने वाली है ये 10 एंटी ड्रोन सिस्टम। बताएंगे दोस्तों क्या होने वाला है, इसके बाद पूरी जानकारी देंगे दोस्तों आपको। साथ ही अगली खबर में बताएंगे जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने फोन करके दलाई लामा को दी जन्मदिन की बधाई और चीन को दिया है कड़ा संदेश। जी हाँ दोस्तों, ये दूसरी बार है जब मोदी जी ने चाइना को कड़ा संदेश दिया है दोस्तों कल के बाद। उससे आगे आपको बताएंगे जहां पर विदेशी दौरा। जी हाँ दोस्तों, उच्च स्तरीय वार्ता के लिए ब्रिटेन पहुंचे हमारे यानी भारतीय सेना प्रमुख जनरल नरवणे। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे किन मुद्दों पर वार्तालाप हो सकती है दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर अफगानिस्तान में बढ़ता ही जा रहा है तालिबान का प्रभाव, जिसके बाद भारत ने लिया है ये बड़ा एक्शन। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में भारत ने बड़ा एक्शन लिया। बताएंगे दोस्तों क्या है वो खबर। उससे आगे आपको बताएंगे जहां पर पाकिस्तान के लिए खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। तालिबान सीमा और अंदरूनी क्षेत्रों में भी बड़े हमले देखे गए हैं दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर भारत से लगी सीमा पर नजर रखने वाले चीनी कमांडर को मिला है इनाम। जी हाँ दोस्तों, वो भी जिनफिंग ने दिया है सैन्य सेवा का सर्वोच्च रैंक। बताएंगे दोस्तों बड़ी खबर है ये भी। उससे आगे आपको बताएंगे जहां पर पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने भारत पर लगाया है आतंकवाद का आरोप और तुर्की की सेना से मांगा है साथ। जी हाँ दोस्तों, अभी की सबसे लेटेस्ट खबर आ रही है ये भी। उससे आगे आपको बताएंगे जहां पर कांवड़ यात्रा पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया उत्तराखंड सरकार से बात, जिसके बाद अब उत्तराखंड की सरकार ने लिया है इस पर यू टर्न। बताएंगे दोस्तों दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों का क्या बयान है दोस्तों कांवड़ यात्रा को लेकर। साथ ही आपको बताएंगे क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आएगी शिवसेना, हाँ या नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसकी भी जानकारी देंगे। तो हर तरह की खबरें आज आपको बताने वाले हैं दोस्तों, तो बन रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी हाँ तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो हमारा देश गर्व से जी रहा है। साथ ही इस कोरोना काल में डॉक्टर ही भारत के लिए सबसे बड़े रक्षक है दोस्तों। तो फटाफट से वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ड्रोन हमले से निपटने के लिए वायुसेना ने शुरू कर दी है तैयारी। खरीदेगी 10 एंटी ड्रोन सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, जम्मू में एयरबेस पर आतंकी हमले के बाद वायुसेना ने सशस्त्र ड्रोन से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है दोस्तों। भारतीय वायुसेना ने 10 काउंटर मानव रहित विमान प्रणाली प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है दोस्तों। प्रोजेक्ट के लिए वायुसेना ने सोमवार को रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यानी RFI जारी किया है, जिसके अनुसार एंटी ड्रोन सिस्टम का मुख्य हथियार मेड इन इंडिया लेजर आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, दुश्मन ड्रोन को देखते ही तबाह कर देने वाले इस सिस्टम को वायुसेना विभिन्न एयरबेस पर तैनात करेगी। इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विक्रेताओं से एक मल्टी सेंसर मल्टी किल समाधान प्रदान करने के लिए कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, RFI में कहा गया है कि मानव रहित विमानों के लिए नो फ्लाई जोन आसपास के वातावरण को न्यूनतम क्षति पहुंचाते हैं। ये प्रणाली ऐसी हो जो परिस्थिति को देखते हुए कंपोजिट पिक्चर तैयार करे और उसके आधार पर अलर्ट जारी करे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये एक बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है दोस्तों हमारी भारतीय सेनाओं के लिए। और अब किसी भी प्रकार के ड्रोन घुसपैठ से निजात मिल सकता है दोस्तों हमारी भारतीय सेनाओं का। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट में राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। और इस फैसले का कितने भाई और बहनें समर्थन करती हैं कमेंट में बताइएगा जरूर दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर पीएम मोदी जी ने फोन करके दलाई लामा को दी जन्मदिन की बधाई, साथ ही चीन को दिया है कड़ा संदेश। बता दें तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा कल अपना 86वां जन्मदिन मना रहे थे। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दलाई लामा को फोन करके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। पीएम मोदी जी ने इसके बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है दोस्तों। चीन के साथ हाल ही के वक्त में भारत के जो रिश्ते रहे हैं, ऐसे में ये एक बड़ी हलचल मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि 86वें जन्मदिन के अवसर पर धर्मगुरु दलाई लामा से फोन पर बात की है। हम उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें किस प्रकार से चीन को भारत का एक कड़ा संदेश मिला है। दरअसल गौरतलब है कि चीन लगातार दलाई लामा का विरोध करता रहा है। कई बार उसने भारत के सामने आपत्ति भी जाहिर की है दोस्तों।
दोस्तों चीन ने तिब्बत अपने कब्जे में लिया हुआ है और लंबे वक्त से दलाई लामा भारत में ही रहते हैं, लेकिन अब पिछले करीब 1-2 साल में भारत और चीन के संबंधों में बड़ा बदलाव हुआ है दोस्तों। लद्दाख में जारी तनाव के कारण भारत ने अपनी नीति को बदला है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस तरह खुले तौर पर दलाई लामा से बात करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस बधाई संदेश पर भारत में प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके लिखा है कि बहुत अच्छा सर, लेकिन अगर आप दलाई लामा से मुलाकात करते तो चीन को कड़ा मैसेज पहुंचता। पहले भी दलाई लामा को बधाई देते रहे हैं मोदी जी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों देखा आपने विपक्ष भी मोदी जी की सराहना करते हुए नजर आ रहा है दोस्तों। और जिस प्रकार से दलाई लामा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक खुशहाली का संदेश दिया है दोस्तों, जन्मदिन की मुबारकबाद दी है, ऐसे में चाइना के लिए यह बड़ा संकेत हो सकता है दोस्तों। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, राय अवश्य दीजिएगा। अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं दलाई लामा का भारत की तरफ से साथ मिलना, अमेरिका की तरफ से साथ मिलना चाइना के लिए बड़ा खतरा है दोस्तों, तो कमेंट में आप भी ये बात जरूर लिखिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और शेयर करना मत भूलिएगा वीडियो को। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां अफगानिस्तान में बढ़ता ही जा रहा है तालिबान का बड़ा प्रभाव, अपने नागरिकों को निकालेगा अब यहाँ से भारत। जी हाँ दोस्तों, अभी तक की ये सबसे लेटेस्ट खबर है। बता दें अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान आक्रामक रुख अपनाता जा रहा है दोस्तों। तालिबान के लड़ाकों ने अफगानिस्तान के कई जिलों पर कब्जा जमा लिया है। अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति से भारत समेत कई देश चिंतित है। अफगानिस्तान के कई शहरों में भारतीय नागरिक रहते हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर भारत सरकार ने बड़ा फैसला किया है दोस्तों। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत ने अपने अधिकारियों और नागरिकों को निकालने की तैयारी में है दोस्तों। इंडिया टुडे ने एक शीर्ष अधिकारी के हवाले से कहा है कि अफगानिस्तान में काबुल, कंधार और मजार शरीफ शहरों में मौजूद हमारे कर्मचारियों और अन्य कर्मियों को निकालने की योजना पर काम किया जा रहा है। अफगान शहरों और भीतरी इलाकों सुरक्षा की स्थितियों को देखते हुए कई देश दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों के संचालन के लिए असमर्थ होते जा रहे हैं। सूत्रों ने कहा है कि तालिबान के हमले के डर से अफगान अधिकारी खुद अपने सरकारी नियंत्रण वाले क्षेत्रों से भागने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर थी दोस्तों, और भारत के लिए बड़ा खतरा हो सकता है अगर भारत की एक भी नागरिक वहां फंसे रह गए दोस्तों, क्योंकि वहां पर आतंकवादियों का बड़ा शासन होने वाला है दोस्तों। और तालिबानी आतंकी धीरे धीरे अफगानिस्तान के अंदर की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं दोस्तों। ऐसे में यह बड़ा खतरा माना जा रहा है अफगानिस्तान में जो भी वहां के नागरिक है उनके लिए। ऐसे में दोस्तों भारतीयों को निकालना बेहद जरूरी है हमारे भारत सरकार के लिए। ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, राय अवश्य दीजिएगा। और ऐसे में किसी देश की नागरिकों को भी अगर बचाना हो तो भारत को इसमें आगे आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्या कहते हैं आप लोग बताइएगा जरूर। बढ़ता अगली खबर की तरफ, जहां अफगानिस्तान बनेगा दुनिया का दूसरा सऊदी अरब देश में मौजूद है, वहां पर खनिजों का विशाल भंडार जिसको लेकर ललचाए ड्रैगन ने गड़ाई है अफगानिस्तान पर नजरें। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान का जिक्र करने पर आमतौर पर तालिबान युद्ध, बमों से तबाह हुए शहरों और गरीबी की बात होती है। हालांकि भारत के इस पड़ोसी देश के पास एक ऐसा छिपा हुआ खजाना है जिसके लिए आने वाले समय में दुनिया भर के मुल्क खींचे हुए चले आने वाले हैं। दरअसल भारतीय उपमहाद्वीप के एशिया से टकराने के दौरान धरती पर मौजूद दुर्लभ खनिजों का विशाल भंडार अफगानिस्तान पहुंच गया है दोस्तों। इन खनिजों की खोज होते ही अफगानिस्तान की सूरत पूरी तरह से बदल जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसे में अगर ये खजाना किसी गलत हाथों में पड़ गया तो स्थिति बदल भी सकती है दोस्तों। ऐसे में चाइना पूरा जोर लगा रहा है कि कहीं ना कहीं अफगानिस्तान पूरा उसके कब्जे में आ जाए। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि अन्य देशों के हिस्से में चला जाए अफगानिस्तान, कोई गम नहीं, लेकिन चाइना, पाकिस्तान जैसे देशों के हाथ में नहीं लगना चाहिए ये खनिज और ना लगना चाहिए ये देश। ऐसे में दोस्तों राय अवश्य दीजिएगा अपनी। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर भारत से लगी सीमा पर नजर रखने वाले चीनी कमांडर को मिला है इनाम। जिनपिंग ने दिया है सैन्य सेवा का सर्वोच्च रैंक। जी हाँ दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत से लगी सीमा की देख रेख करने वाले पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के पश्चिमी थिएटर कमान के कमांडर शू क्यूलिंग को जनरल रैंक में पदोन्नत किया है दोस्तों। बीजिंग में केंद्रीय सैन्य आयोग द्वारा आयोजित एक समारोह में जिनपिंग ने अपने हस्ताक्षर से युक्त आदेश का प्रमाण पत्र इन अधिकारियों को सौंपा है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक
नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर गतिरोध जारी रहने के बीच चीन ने ये कदम उठाया है दोस्तों। शी चीन के केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने शू को जनरल रैंक में पदोन्नत किया है दोस्तों, जो चीन की सैन्य सेवा में अधिकारियों के लिए सर्वोच्च रैंक है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर विदेशी दौरा होने वाला है प्रमुख जनरल नरवणे का। जी हाँ दोस्तों, उच्च स्तरीय वार्ता के लिए ब्रिटेन पहुंचे हैं हमारे जनरल। बता दें, भारतीय सेना के प्रमुख जनरल एम नरवणे जी सोमवार से शुरू हो रहे ब्रिटेन के 2 दिवसीय दौरे के लिए लंदन पहुंच गए हैं दोस्तों। वहां ब्रिटेन के सेना प्रमुख और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय वार्ताएं करेंगे। सेना प्रमुख यूरोपीय देशों के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। ये ब्रिटेन के दौरे के बाद इटली भी जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, भारतीय उच्चायोग ने बताया है कि जनरल नरवणे 5 से 6 जुलाई तक ब्रिटेन के दौरे पर पहुंचे हैं। सेना प्रमुख यहाँ ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वालेस, रक्षा प्रमुख सर निक कार्टर, इन्हीं लोगों से मुलाकात करेंगे दोस्तों। वो यहाँ सेना के विभिन्न फॉर्मेशंस का भी दौरा करेंगे, जहाँ ये आपसी हित के मुद्दे पर वैचारिक आदान प्रदान करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ऑल द बेस्ट जनरल नरवणे जी जरूर कह दीजिएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहाँ एशिया इंटरनेट गठबंधन की हांगकांग की बड़ी चेतावनी, कहा प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव, गूगल, फेसबुक और ट्विटर सरीखी कंपनियों को गवारा नहीं। जी हाँ दोस्तों, भारत में सोशल मीडिया कंपनियों पर सरकार द्वारा कार्रवाई के बाद अब पड़ोसी देशों में कंपनियों ने सख्त रुख अपनाने का मन बना लिया है दोस्तों। हाल ही में एक एशियाई उद्योग समूह जिसमें गूगल, फेसबुक और ट्विटर शामिल है, सभी ने एक पत्र के जरिए चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर हांगकांग अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव करना बंद नहीं करता है तो वो देश में सेवाएं बंद कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहाँ अमेरिका में टेक फर्मों को निशाना बना रहा है चीन। दीदी के बाद 2 और कंपनियों के खिलाफ जांच हो गया है शुरू। जी हाँ दोस्तों, चीन और अमेरिका के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। चीन सरकार ने अब अमेरिका में सक्रिय टेक कंपनियों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है दोस्तों। चीन की सरकार अमेरिकी शेयर बाजार में सूचीबद्ध चीनी कंपनियों की जांच कर रही है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें ऐसे में, तो पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने भारत पर लगाया है आतंकवाद का गंभीर आरोप और तुर्की की सेना से मांगा है साथ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने तुर्की के सेना प्रमुख जनरल उम्मीद दुंदुआर के साथ एक मुलाकात के बाद भारत के खिलाफ कई जहरीले आरोप लगाए हैं। अलवी ने दावा किया है कि भारत पाकिस्तान में अफगानिस्तान के रास्ते आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, आतंकवादियों को प्रशिक्षण और पैसे दे रहा है। दोस्तों, उन्होंने जनरल उम्मीद से पाकिस्तान की मदद करने का आह्वान किया है। पाकिस्तानी राष्ट्रपति का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब दोनों देश मिलकर कई गुप्त रक्षा सहयोग कार्यक्रम चला रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अलवी ने कहा है कि भारत में परमाणु बम में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम का अवैध व्यापार होता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय इस पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म करने का भी मुद्दा उठाया है। दोस्तों, पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा है कि पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर दोनों के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा है कि व्यापार, रक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में व्यापक अवसर मौजूद है। ऐसे में दोस्तों, अब राष्ट्रपति भी भारत के खिलाफ ही करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, और ऐसे में तुर्की का साथ मांगना लगता है दोस्तों जैसे पाकिस्तान खुद कुछ नहीं कर सकता तो अन्य देशों का सहारा लेकर भारत की खिलाफी में जुट गया है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, राय अवश्य दीजिएगा इस चोर पाकिस्तानी पीएम को लेकर। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 3 दिन के रूसी दौरे पर कई अहम मुद्दों पर होने वाली है बात। जी हाँ दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बुधवार को 3 दिन के दौरे पर रूस रवाना होंगे। अपने दौरे में विदेश मंत्री भारत रूस शिखर सम्मेलन के लिए आधार तैयार करने और दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने को लेकर बातचीत करेंगे। दोस्तों, विदेश मंत्रालय की ओर से मंगलवार को कहा गया है कि जयशंकर 7 से 9 जुलाई तक रूस दौरे पर होंगे, जहां वो द्विपक्षीय मुद्दों पर बात करेंगे, जिसमें महामारी के खिलाफ लड़ाई में सहयोग, विभिन्न क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान शामिल है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें ऐसे में, तो कोरोना के कहर से परेशान है पूरी दुनिया, जिसके बाद ब्रिटिश पीएम खत्म करने जा रहे हैं मास्क पहनने की अनिवार्यता। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इंग्लैंड के कारण लगे सामाजिक और आर्थिक प्रतिबंधों को अगले 2 हफ्तों में खत्म करने की योजना बना रहे हैं।
है। इसके जरिए ये जांच करना भी एक बड़ा मकसद है कि क्या टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन से लोगों को सबसे ज्यादा संक्रामक डेल्टा वेरिएंट से पर्याप्त सुरक्षा मिल रही है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, जॉनसन ने कहा है कि सरकार ने 19 जुलाई को प्रतिबंधात्मक उपायों को खत्म करने का लक्ष्य रखा है और इसे लेकर अगले सप्ताह अंतिम निर्णय लिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि इस प्रकार का लोगों पर प्रैक्टिकल करना यानी लोगों पर क्रियाकलाप करना ये सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि जिसको भी हुआ डेल्टा वेरिएंट का कोरोना, अगर उसमें एक भी नागरिक की जान चली गई दोस्तों तो ऐसा प्रैक्टिकल करके क्या फायदा। इस पर आपकी क्या राय होगी कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। और जो बोरिस जॉनसन के इस स्टेप्स को आप कितने हद तक सही मानते हैं दोस्तों बताइएगा जरूर। बढ़ती अगली खबर की तरफ, जहां पर ईडी की कार्यवाही को महबूबा ने दिया सियासी रंग, अब मां को भेजा गया समन तो सरकार पर लगा दिया गंभीर आरोप। बता दें, महबूबा मुफ्ती की मां को मंगलवार को ईडी की ओर से समन भेजा गया है दोस्तों। इस मामले को महबूबा ने राजनीतिक रंग दे दिया है। महबूबा ने कहा है कि जिस दिन पीडीपी ने परिसीमन आयोग से नहीं मिलने का फैसला किया, ईडी ने मेरी मां को अज्ञात आरोपों के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए समन भेज दिया। आग बबूला हुई महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक विरोधियों को डराने धमकाने के अपने प्रयासों में भारत सरकार वरिष्ठ नागरिकों को भी नहीं बख्शती है। एनआईए और ईडी जैसी एजेंसियां अब उनको फायदा पहुंचाने के उपकरण बने हुए हैं। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो इजरायली से शादी करने वाले फलस्तीनियों को अब मिल सकेगी इजराइल की नागरिकता। जी हां दोस्तों, नेफ्ताली बेनेट ने नागरिकता कानून के मुद्दे पर वोटिंग को अपनी सरकार के विश्वास मत के प्रस्ताव के तौर पर पेश किया था। जी हां दोस्तों, इजराइल की संसद में फलस्तीनियों को नागरिक अधिकार हासिल करने से रोकने वाले विवादास्पद कानून की मियाद को बढ़ाने की मंजूरी नहीं मिल पाई है। ये कानून इजरायलियों से शादी करने वाले इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक या गाजा के फलस्तीनियों पर लागू होता है। बढ़ती अगली खबर की तरफ, जहां पर समुद्र में जा गिरा लापता विमान, 28 लोग थे सवार, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। जी हाँ दोस्तों, रूस के जिस विमान का मंगलवार सुबह संपर्क टूट गया था वो समुद्र में क्रैश हो गया है दोस्तों। एजेंसी के मुताबिक अब रूस द्वारा रेस्क्यू मिशन चलाया जा रहा है। अब इस विमान में कुल 28 लोग सवार थे। समुद्र में अब कई शिप को रेस्क्यू मिशन में लगाया गया है। जी हाँ दोस्तों, माना यह जा रहा है रूस की इमरजेंसी मिनिस्ट्री के मुताबिक इस विमान में कुल 22 यात्री सवार थे, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। साथ ही विमान में कुल 6 क्रू मेंबर भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में 28 लोगों के मौत होने की अभी तक की खबर आ रही है, लेकिन ये अभी पूरी तरह से ऑफिशियल नहीं है दोस्तों। ऐसे में जो भी बड़ी खबर आएगी सबसे पहले आपको बताएंगे हम। साथ ही अगली खबर की बात करें तो कांवड़ यात्रा पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बात के बाद उत्तराखंड सरकार का यू टर्न। जी हाँ दोस्तों, ले लिया ये बड़ा फैसला। हरिद्वार में प्रतिबंध की गई कांवड़ यात्रा पर अब नए सिरे से पुनः विचार किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम पुष्कर धामी के बीच हुई बातचीत के बाद सरकार ने यू टर्न लिया है दोस्तों। मंगलवार पूर्वाह्न पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अशोक कुमार की अध्यक्षता में कांवड़ यात्रा को लेकर 7 राज्यों के पुलिस अफसरों की बैठक हुई, जिसमें यूपी व हिप्र के अफसरों ने प्रत्यक्ष जबकि अन्य राज्यों के अफसरों ने ऑनलाइन के जरिए बैठक में हिस्सा लिया है। सरकार ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर 30 जून को कांवड़ यात्रा स्थगित करने के आदेश किए थे। बैठक में इस आदेश को कड़ाई से लागू करने और संबंधित राज्यों से अपेक्षा की गई है कि वे कांवड़ यात्रा हतोत्साहित करने के लिए प्रचार प्रसार करें। ऐसे में दोस्तों आप लोगों से सवाल है कि क्या कांवड़ यात्रा लागू कर देना चाहिए दोस्तों, क्या कांवड़ यात्रा खोल देना चाहिए, क्या कहते हैं आप लोग, हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों और कारण भी दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी का साथ छोड़कर फिर बीजेपी के साथ जाएगी शिवसेना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें क्या कहा है इस बारे में उद्धव ठाकरे ने। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में इन दिनों सत्ता परिवर्तन को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। हाल ही में खबर आई है कि शिवसेना सांसद संजय रावत और भारतीय जनता पार्टी के विधायक आशीष शेलार के बीच भी बीते शनिवार एक सीक्रेट मीटिंग हुई है। इससे पहले भी सत्ताधारी शिवसेना और विपक्षी बीजेपी के कई नेताओं के बीच हुई गुप्त बैठक में इन बैठकों ने महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन की अटकलों को हवा दे दी है। हालांकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ऐसी किसी भी संभावना से पूरी तरह इनकार किया है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि मैं अभी भी अजित पवार और बाला साहेब थोराट के साथ बैठा हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि अगर राजनीति में किसी भी नेताओं का बयान
प्लान पलटने में टाइम नहीं लगता है दोस्तों, और कभी भी शिवसेना बीजेपी के साथ आ सकती है। अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर मोदी जी कैबिनेट फेरबदल पर इनसाइड ट्रैक, युवा चेहरों को मिल सकती है बड़ी जगह। ओबीसी पर भी है तगड़ी नजर। बता दें केंद्रीय कैबिनेट में बदलाव, यानी मोदी कैबिनेट रीशफल का काउंट डाउन शुरू हो गया है दोस्तों। खबर यह है कि बुधवार को शाम 5:30 बजे से 6 बजे तक मोदी जी कैबिनेट में बदलाव संभव है। तो वहीं इससे पहले राजधानी दिल्ली में नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है, जबकि केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत को अब राज्यपाल बना दिया गया है दोस्तों। ऐसे में यह माना जा रहा है कि इस बार कई मंत्रियों को बदला जा सकता है। माना यह जा रहा है कि इस बार कई चेहरे भी होंगे जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, माना यह जा रहा है कि इस विस्तार के बाद केंद्र सरकार में 25 ओबीसी मंत्री होंगे, जो सबसे छोटे और सबसे वंचित समुदायों को प्रतिनिधित्व देने की प्रधानमंत्री की इच्छा का प्रमाण है। तो वहीं इस फेरबदल में कुछ युवा चेहरों को भी जोड़ा जाएगा, जिससे केंद्र सरकार की औसत आयु में भी बदलाव आएगा। साथ ही सूत्रों का यह भी कहना है कि दलित समुदाय का रिकॉर्ड प्रतिनिधित्व होगा। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों? राय अवश्य दीजिएगा। क्या लगता है आपको, किस किस को चेंज करना चाहिए और किसको नहीं? अपने सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के साथ बने रहने के लिए।